नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम करेंगे डिस्कशन ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। दोस्तों मॉड्यूल सी में हम इसको डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल सी बेसिकली रिलेटेड है ट्रेजरी मैनेजमेंट से, ठीक है। देन वहीं पर हम इसके बारे में बात करते हैं क्या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और क्या है इससे रिलेटेड नंबर ऑफ गाइडलाइंस, वो अपने इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, थोड़ा सा आज गला खराब है इसलिए आवाज़ आपको खराब लग सकती है, बट क्या करें मौसम ऐसा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में अब तक हमने मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी है, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके लिहाज से, जिनसे रिलेटेड जून 2025 में ये इसके पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही हम आज आपको यहाँ पर कराते हैं। तो बेसिकली क्या है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, नाम आपने सुना होगा, डिटेल में समझेंगे और क्या रूलिंग है अगर ईसीबी अवेल करते हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है, नाम से समझिएगा। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, बाहर। कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से आपने बोरो किया हुआ है, बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से आपने क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। दैट्स वाई हम इन्हें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार के कमर्शियल लोन्स होते हैं जो एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज हैं, यानी कि भारत में रहने वाली कोई भी कंपनियां, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज, ये ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। लोन किससे लिया जाता है, तो जो रेजिडेंट एंटिटीज हैं वो जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज हैं यानी कि जो भारत के नहीं हैं, उनसे फंड रेज कर रहे हैं। एंड शुड कंफर्म टू पैरामीटर्स सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, permitted and non permitted end uses, maximum all in cost ceilings etc। यानी कि ईसीबी की नंबर ऑफ गाइडलाइंस हैं, कहां पर आप ईसीबी का पैसा खर्च कर सकते हो, कहां पर नहीं खर्च कर सकते हो, उन सब गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। कम से कम कितनी मैच्योरिटी के लिए आप लोगे, मैच्योरिटी यानी कि वो लोन कब तक आपको चुकाने हैं, तो मिनिमम मैच्योरिटी की टाइमिंग्स क्या होगी, परमिटेड और नॉन परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जहां पर आप ईसीबी के द्वारा रेज किया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या वो काम कर सकते हो। ठीक है, देन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या है, कितनी कॉस्टिंग आनी चाहिए, ये सब के बारे में बताया जाता है। द कंप्रेहेंसिव गाइडलाइंस आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज ईसीबी फ्रेमवर्क। जो ईसीबी से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस हैं उनको हम ईसीबी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर मेंशन्ड है, तो बेसिकली एक सर्कुलर आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे हम कहते हैं मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई ऑब्लिक एफईडी 2018 1967। डेट क्या थी, 26 मार्च 2019, और इसमें अपडेशन किया गया था 12 अप्रैल 2021 को। तो यहीं पर सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आगे बात करूंगा आपसे। कंपैरिजन करते हैं ईसीबी इन फॉरेन करेंसी, ईसीबी इन इंडियन रुपीज। पहली बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आप करते हो वो फॉरेन करेंसी में ही होती है, यानी कि अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूशन से अगर हम फंड रेज कर रहे हैं तो उसके पास क्या है, अमेरिका में डॉलर है तो हमें डॉलर मिलेगा। तो बेसिकली ईसीबी की जो रेजिंग होती है वो फॉरेन करेंसी में ही होती है, लेकिन कुछ जगहों पर हमने ईसीबी इंडियन रुपीज में भी अलाउ कर रखा है। जैसे मसाला बॉन्ड वगैरह आप इशू करके, ठीक है, या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आप इशू करके रूपी में भी क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। जो पैसा आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा वो कन्वर्ट होकर के इंडियन रुपी में आपको मिल जाएगा। तो यहां दोनों का कंपैरिजन है, अगर ईसीबी फॉरेन करेंसी में करते हैं तो क्या रूलिंग है, और ईसीबी अगर इंडियन रुपी में रेज करते हैं तो क्या रूलिंग है। तो सबसे पहले यहां पर बात आती है करेंसी। ईसीबी जो फॉरेन करेंसी में आप रेज करते हो वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में ही होनी चाहिए। कन्वर्टेबल करेंसी का मतलब क्या है, जैसे हम किसकी बात करते हैं यहां पर, यूएस डॉलर की, कनेडियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, पाउंड की बात करते हैं, ठीक है, रेनमिनबी की बात करते हैं। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो करेंसी इस्तेमाल होती हैं जो फ्रीली कन्वर्टेबल यानी कि स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, उन्हीं में करेंगे। और जब इंडियन रूपी में है तो यहां हमें पता है सिंगल करेंसी अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, इंडियन रूपी, दैट्स इट। देन इंस्ट्रूमेंट किस तरीके का होगा, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में बात करते हैं यहां पर, अगर फॉरेन करेंसी की बात करें तो लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन्स। यहां पर लोन का मतलब क्या है, बैंक लोन, किसी बैंक से लिया गया पैसा। फ्लोटिंग या फिक्स रेट नोट बॉन्ड डिबेंचर्स हो सकते हैं। फिक्स और फ्लोटिंग, फिक्स का मतलब एक मुश्त,
ब्याज दर रहेगी, बदलेगी नहीं। फ्लोटिंग का मतलब ब्याज दर किसी से लिंक्ड होगी और वो बदलती रहेगी। फ्लोटिंग मतलब प्रभार बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नोट्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये उनसे अलग हैं जो फुल्ली और कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा की ट्रेड क्रेडिट्स हैं वो भी यहां पर। एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है। एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेबल बॉन्ड एंड फाइनेंशियल लीज, ये सब टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप फंड रेज करते हैं। जैसे नॉर्मली डोमेस्टिक में क्या होता है, बैंक्स आपको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। जैसे सेविंग अकाउंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से बैंक फंड रेज कर रहा है। करंट अकाउंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से फंड रेज कर रहा है। तो ईसीबी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ईसीबी में आएंगे जब फॉरेन करेंसी में हम ईसीबी को रेज करते हैं। अब अगर इंडियन रूपी में रेज करते हो तो भी यही बात है। लोन्स हो सकते हैं, लोन्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप फंड रेज करोगे, ठीक है। यहां पर भी सेम वही बात है, ठीक है। फिक्स फ्लोटिंग या फिक्स रेट नोट्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेड क्रेडिट्स यहां पर भी बियॉन्ड 3 इयर्स यहां पर था। फाइनेंशियल लीज ऑल्सो, यहां पर क्या है, प्लेन वनीला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके माध्यम से आप फंड रेज कर सकते हो। इश्यूड ओवरसीज, भारत के बाहर इशू किया गया। विच कैन बी ईदर प्लेस्ड प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस एज पर होस्ट कंट्री रेगुलेशंस। जिस कंट्री में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं प्लेन वनीला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, वहां पर प्राइवेटली भी इसके थ्रू फंड रेज किया जा सकता है और वहां के एक्सचेंज में रख कर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बनाया जा सकता है। तो जो उस कंट्री की रूलिंग कहती हो उस रूलिंग के अकॉर्डिंग ही यहां पर काम किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, रूलिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इसे हम रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कहते हैं क्योंकि करेंसी यहां पर कौन सी है, रूपी है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है अगर ईसीबी इंडियन रूपी में इशू करी जाती है, ये यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देन तीसरा, इलिजिबल बोरोवर, ईसीबी के थ्रू फंड कौन रेज कर सकता है। तो ईसीबी के थ्रू सभी एंटिटीज फंड रेज कर सकती हैं जो एफडीआई के थ्रू फंड रेज कर सकती हैं। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिन कंपनियों में विदेशी निवेश आ सकता है, जो एफडीआई के लिए एलिजिबल हैं वो सभी ईसीबी के लिए भी एलिजिबल हैं। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू रेज ईसीबी, एफडीआई के अलावा कुछ और एंटिटीज हैं जो फंड रेज कर सकती हैं, जैसे पोर्ट ट्रस्ट हो गया, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ यूनिट्स हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एलिजिबल हैं फॉरेन करेंसी में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करने के लिए। यहां पर ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज एफसीवाई ईसीबी, यानी कि ईसीबी इन इंडियन रुपीज में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, इंडियन रुपी में ईसीबी रेज कर सकती हैं जो फॉरेन करेंसी में ईसीबी रेज कर सकती हैं। फॉरेन करेंसी में वो आती हैं जो एफडीआई रेज कर सकती हैं। तो हमने इन्हीं का कोटेशन इधर दे दिया कि जिनको फॉरेन करेंसी में ईसीबी मिलेगा वो इंडियन रुपी में भी ईसीबी के थ्रू फंड रेज कर सकती हैं। दूसरा, रजिस्टर्ड एंटिटीज जो इंगेज्ड हैं माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में, मतलब छोटे छोटे लोन देने में। देन जैसे रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, एनजीओ टाइप की, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब एलिजिबल बोरोवर्स हैं, फंड रेज कर सकते हैं ईसीबी के माध्यम से। देन आगे समझिएगा, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, देखो बाकी लोग तो एलिजिबल बोरोवर कौन है, यानी कि जिनको फंड रेज करना है, इंडियन एंटिटीज हो गई, लेकिन लेंडर कौन हो सकते हैं, जो उधार दे रहे हैं। तो लेंडर्स के बारे में समझिएगा, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन होगा, द लेंडर शुड बी, और ये लेंडर दोनों तरफ सेम है, यहां आप देख रहे हो डिवाइडेशन नहीं लगा हुआ है, यानी कि लेंडर की परिभाषा चाहे आप ईसीबी फॉरेन करेंसी में रेज करो या ईसीबी इंडियन रुपी में रेज करो सेम होती है। तो क्या है, द लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो किसी भी देश में उसको मिलने वाली फंडिंग को देखती रहती है, उस पर नजर बना के रखती है कि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड तो काम नहीं कर रहा है। पता चला ईसीबी के थ्रू फंड रेज करके भी वो क्या करे, गलत तरीके से या गलत ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करे, प्रमोट करे। तो एफएटीएफ रेजिडेंट वो कंट्री होनी चाहिए।
और एक और ऑर्गेनाइजेशन है IOSCO, कंप्लायंट कंट्री। इन दोनों के नियम मानने वाली वो कंट्री होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ECB, अगर आप ट्रांसफर भी करवाना चाह रहे हो तो भी। देन मल्टीलेटरल एंड रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मल्टीलेटरल का मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इनको मल्टीलेटरल बोलते हैं। ADB क्या हो गया, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अब तो आप जानते हो ब्रिक्स ने अपना बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो भी रीजनल है। वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, जहां इंडिया इसका मेंबर हो, विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, इनको भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स में माना जाता है। देन इंडिविजुअल एज लेंडर्स, इंडिविजुअल ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बड़ी बड़ी बड़े बड़े बैंक्स हो गए, मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन कोई इंडिविजुअल भी परमिट है, इंडिविजुअल भी पैसा दे सकता है इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, अगर ये फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं। फॉरेन इक्विटी होल्डर्स का मतलब ये होता है इंडिया की वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें विदेशी पैसा लगा हुआ है, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स किसी विदेशी कंपनी के पास में है या किसी विदेशी व्यक्ति के पास में है। तो अगर वो व्यक्ति फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे ECB के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड या डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड, या कोई सब्सक्राइबर है किसका, ठीक है, या होल्डर है किसका, जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स अब्रॉड में दिए गए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स की परिभाषा है। देन तीसरा, फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स, ठीक है, भारतीय बैंकों की सहायक बैंक, ठीक है, या कोई फॉरेन ब्रांच, ठीक है, आर परमिटेड रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स ओनली फॉर FCY ECB। विदेश में कोई भारतीय ब्रांच है या विदेश में कोई भारतीय बैंक की सहायक बैंक है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो भी लेंडर बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ किस केस में, जब फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ ECB इन इंडियन रुपी में ये लेंडर नहीं हो सकते, फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक लेंडर नहीं हो सकते, एक्सेप्ट FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड अपवाद है इसका, और FCEB, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो फॉरेन ब्रांचेस हैं या सब्सिडरी है इंडियन बैंक की, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं वो उन पर अप्लाई होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं एज अरेंजर्स या फिर अंडरराइटर्स या मार्केट मेकर्स या ट्रेडर्स फॉर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में ये लेंडर तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये क्या बन सकते हैं, ये अरेंजर्स हो सकते हैं, अंडरराइटर्स हो सकते हैं, मार्केट मेकर्स हो सकते हैं, या फिर ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। हाउएवर अंडर राइटिंग बाई फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक फॉर इशुएंस बाई इंडियन बैंक्स विल नॉट बी अलाउड। आगे लिखा हुआ है हाउएवर, लेकिन अंडर राइटिंग बाई फॉरेन ब्रांचेस, जो फॉरेन ब्रांचेस या भारतीय बैंकों की सहायक बैंक है वहां पर सब्सिडरी फॉर इशुएंसेस, फॉर इशुएंसेस, इशुएंस के लिए, यानी कि जब आप रेज कर रहे हो फंड, तो उसमें ये क्या है, विल नॉट बी अलाउड, यानी कि ये अरेंजर नहीं हो सकते, यानी कि शेयर्स वगैरह अगर आप वहां पर ला रहे हो, IPO इशू कर रहे हो, तो ये अंडरराइटर्स नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज तो बन सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना। तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के केस में, उसके इशू के केस में ये क्या कर सकते हैं, प्रमोटर्स बन सकते हैं। देन आगे बात आती है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कम से कम कितने समय के लिए आप फंड रेज कर पाओगे। तो यहां पर भी दोनों की परिभाषा सेम है, चाहे इंडियन रुपी में आप रेज करो चाहे फॉरेन करेंसी में। MAMP फॉर ECB विल बी 3 years, कम से कम 3 साल के लिए है। कॉल एंड पुट ऑप्शंस इफ एनी, अगर कॉल और पुट ऑप्शन है, ये ऑप्शन में फैसिलिटी मिलती है, अगर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है तो कॉल एंड पुट ऑप्शंस इफ एनी शैल नॉट बी एक्सरसाइजेबल प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी। अगर कॉल या पुट ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कि बीच में पहले से छोड़ने का ऑप्शन दे रखा है, तो भी 3 साल के पहले, जैसे आप देखते हो ना कि यहां पर, ठीक है, PPF की बात कर लें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसकी मैच्योरिटी टाइमिंग होती है 15 years, लेकिन ठीक है 3 years यहां पर क्या है, लॉक इन पीरियड रखा गया है, लॉक इन पीरियड, यानी कि 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेम एज यहां पर है कि है तो 3 साल, लेकिन कॉल पुट ऑप्शन भी है, तो इसको भी एक्सरसाइज आप क्या करोगे, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड के बाद में। हाउएवर फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो भी बात कर रहा हूं, द एमएएमपी विल बी एज प्रेस्क्राइब्ड देयरइन। अब कुछ और कैटेगरीज के लिए अगर एमएएमपी की बात करें तो उनकी टाइमिंग्स अलग अलग है, जैसे कि समझिएगा यहां पर बताया गया है। पहला, ईसीबी रेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब कंपनीज भी बहुत प्रकार की होती हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी चीज का निर्माण कर रही है, अप टू $50 मिलियन, अगर 50 मिलियन यूएस डॉलर तक उसने फंड रेज किया है या इसके इक्विवेलेंट रेज किया है पर फाइनेंशियल ईयर, तो यहां मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के लिए वो फंड रेज कर सकती है, मिनिमम टाइमिंग्स। देन दूसरा यहां पर कहता है अगर ईसीबी रेज किया है किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के माध्यम से, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स क्या होता है बता चुका हूं, उससे अगर फंड रेज किया गया है फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज, वरना ईसीबी का पैसा आप वर्किंग कैपिटल में खर्च नहीं कर सकते हो, ये भी नॉन परमिटेड एक्टिविटी है। लेकिन अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के थ्रू आपने फंड रेज किया है तो आप क्या कर सकते हो, आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड रेज कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिस फंड की आवश्यकता होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब ये सारी एक्टिविटीज हैं। तो अगेन 5 साल का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है। तीसरा आता है अगर ईसीबी को रेज किया गया हो वर्किंग कैपिटल पर्पस या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज, यानी कि एनबीएफसीज को उधार देने के लिए, ठीक है, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो इसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी टाइमिंग कितना है, 10 वर्ष यहां पर रखा गया है। देन अगर ईसीबी रेस किया गया हो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स, रूपी के थ्रू आपने, रूपी में आपने लोन लिया था, उसके रीपेमेंट के लिए, ठीक है, आपने डोमेस्टिकली भारत में ही ये लोन अवेल किया था अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो उसके लिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी है 7 सालों की। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, यानी कि एनबीएफसी को उधार देने के लिए जो इस पर्पस के लिए ले रही हो तो भी उसकी मैच्योरिटी कितनी है, 7 साल। देन अगर ईसीबी रेज किया गया हो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स, फिर वही बात आ गई, रूपी लोन के रीपेमेंट यानी कि उस लोन को चुकाने के लिए जो भारत में लिया गया हो, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा अगर कुछ और है, सेम एज एनबीएफसी के लिए है, तो इसके मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 10 वर्ष। ये रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रोविजन पर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो प्लीज इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, ध्यान रखिएगा। देन आगे समझिएगा, फॉर द कैटेगरीज मेंशन्ड ए टू ई, ECB कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक। जो अगेन B2E की कैटेगरी यहां पर मेंशन है, आप B2E देख सकते हो, BC, ठीक है, D और E, तो B से लेकर के E तक जो कैटेगरी है उसमें जो है ECB फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक से रेज नहीं किया जा सकता। प्रेस्क्राइब्ड MAMP जो है विल हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड, ठीक है, कंपाइल्ड विद अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर प्रकार की स्थितियों में जो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बात बताई जा रही है। अब ऑल इन कॉस्ट सीलिंग की बात कर लेते हैं। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपने फंड रेज किया उसके लिए आप क्या लागत दोगे, तो लागत ऑब्वियसली अगर पैसा हम रेज कर रहे हैं तो हम क्या देते हैं, उस पर ब्याज देते हैं, ब्याज ही उसकी लागत कहलाती है, तो उसके बारे में क्या मेंशन है वो समझिएगा। बेंचमार्क रेट प्लस 550 बीपीएस स्प्रेड। अब बेंचमार्क रेट कुछ भी हो, बेंचमार्क रेट मान लीजिएगा 5% है, तो मैक्सिमम स्प्रेड कितना है, 550 बीपीएस बेसिस पॉइंट। 550 बीपीएस का मतलब है 5.5%, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 1%, याद रखिएगा, ठीक है, तो 550 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड होना चाहिए। फॉर एग्जिस्टिंग ईसीबी लिंक टू लिबॉर, जो अभी ईसीबी किसी के पास हैं जो लिबॉर से लिंक्ड है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, whose benchmarks are changed to ARR, जिनका जो बेंचमार्क है लिबॉर से ARR कर दिया गया है, उनके लिए बेंचमार्क रेट प्लस 500 स्प्रेड, यानी कि 50 बीपीएस पॉइंट का इनके लिए स्प्रेड कम है, ठीक है। फॉर न्यू ईसीबी, क्यों तो पुराना चल रहा है, ठीक है,
तो अगेन बेंचमार्क रेट प्लस 500 बीपीएस फॉर न्यू ईसीबी, ध्यान रखिएगा। और रूपी में अगर लिया है तो सीधे एक ही बात आएगी, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट। आगे समझिएगा क्या लिखा है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग हैज बीन टेम्परेली इंक्रीज्ड बाय 100 बीपीएस ईसीबी टिल दिसंबर 31st 2022। इसका मतलब है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है धीरे धीरे इंक्रीज किया गया था 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है, दिसंबर 31 2022 तक। तो अब हो गया है ये जो इनहांस्ड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग है शैल बी अवेलेबल ओनली टू एलिजिबल बोरोवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फ्रॉम इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा जिन्होंने रेट करवाया है उन्हीं को यह फायदा मिलना था, ठीक है। अदर एलिजिबल बोरोवर्स में रेज ईसीबी विद इन द एग्जिस्टिंग ऑल इन कॉस्ट सीलिंग और हियर और एज ही थर्ड हो का मतलब सेम है। अदर कॉस्ट क्या है, तो प्री रीपेमेंट चार्जेस, प्री पेमेंट का मतलब अगर पहले पेमेंट कर दोगे, पैनल इंटरेस्ट अगर कोई पेनाल्टी इंटरेस्ट है, फेनी फॉर डिफॉल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कोविनेंट्स should not be more than 2% over and above the contracted rate of interest on the outstanding principal amount। ये बताया जा रहा है चाहे हम प्री पेमेंट चार्जेस की बात कर लें या पैनल इंटरेस्ट की बात कर लें, अगर कोई है, ठीक है, या डिफॉल्ट होता है फॉर डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कोविनेंट्स, ये 2% से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा, ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट, जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमारा बचा है। तो दीज चार्जेस विल बी आउटसाइड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ये जो है सारी ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कहलाती है। अब बात है निगेटिव लिस्ट फॉर एंड यूज। निगेटिव लिस्ट फॉर एंड यूज का मतलब है ईसीबी के थ्रू जो पैसा आप रेज करोगे वो कहां कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो ये वो लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, चाहे फॉरेन करेंसी में रेज किया हो चाहे इंडियन रुपी में रेज किया हो। तो ईसीबी प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, रियल एस्टेट के किसी काम में नहीं, कैपिटल मार्केट के किसी काम में नहीं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी नहीं, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल पर्पस में आपने देखा है लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ईसीबी मेंशन्ड एट बी एंड सी, ठीक है। तो अगेन वही बातें वाली बात जो आपको बताई थी मैंने, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी नहीं, अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हो तो कर सकते हो। देन रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ, वही बात है, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन भी नॉर्मली आप नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया गया है तो कर सकते हो। ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज, दूसरों को उधार देने के लिए, तो यहां पर भी सेम वही बात आती है। देन एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली आप फंड रेज करोगे तो एक्सचेंज रेट की बात आएगी, तो याद रखिएगा कैन बी एट द एक्सचेंज रेट प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न्ड। वो एक्सचेंज रेट मानी जाएगी जिस दिन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली डेट को ही हम क्या मानते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है वही रेट को, वही डे को हम एक्सचेंज रेट मानेंगे। और एट एन एक्सचेंज रेट लोअर देन द रेट प्रीवेलिंग ऑन द एग्रीमेंट डेट इफ कंसेंटेड बाय द ईसीबी लेंडर। अगर उससे कम होता है तो किस डेट पर, तो याद रखिएगा एक्सचेंज रेट कम है जो रेट प्रीवेल हो रही है एट दैट टाइम एग्रीमेंट डेट, जिस दिन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उस दिन की बात यहां पर की जा रही है। तो ईसीबी लेंडर अगर एग्री करता है तो, अदरवाइज एग्रीमेंट रेट ही मानी जाएगी। और रूपी में है तो फॉर कन्वर्जन टू रूपी द एक्सचेंज रेट शैल बी द रेट प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। ये एग्रीमेंट डेट के हिसाब से चलेगा फॉरेन करेंसी ईसीबी, और इंडियन रुपी में जो है जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन का कन्वर्जन माना जाएगा। देन हेजिंग प्रोविजंस, हेजिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क से बचना। ईसीबी जो आप रेज कर रहे हो तो रिस्क यहां पर क्या है कि अगेन हम पैसे चुका पाते हैं नहीं चुका पाते हैं, तो हेजिंग के लिए क्या प्रोविजन करना है समझिएगा, द एंटिटीज रेजिंग ईसीबी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द hedging guidelines issued by the concerned sector या prudential regulators in respect of the foreign currency exposure। जो भी prudential guidelines हैं रेगुलेटर के द्वारा, यानी कि इंडिया की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बनाया है, जो भी hedging provisions, hedging guidelines हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज शैल हैव बोर्ड अप्रूव्ड, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेस कंपनीज कोई हैं तो उनके पास बोर्ड अप्रूव्ड पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। फर्दर सच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू
मैंडेटरली हेज 70% ऑफ देयर ईसीबी एक्सपोजर। जितना ईसीबी इन्होंने फंड रेज किया है उसका 70% हर हाल में इनको बचाना है रिस्क से, ठीक है, इन देयर एसीबी एक्सपोजर इन केस ऑफ एवरेज मेच्योरिटी ऑफ द ईसीबी इज लेस देन 5 ईयर। ठीक है, अगर एवरेज ईसीबी जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड बताया ना MAMP अगर किससे कम है 5 साल से कम, तो हर हाल में उनको 70% जो ईसीबी का एक्सपोजर है उसको आपको क्या करना है, हेज करना है, रिस्क से बचाना है। देन ओवरसीज इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर इन रूपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विद AD कैटेगरी 1 बैंक्स इन इंडिया। भाई ईसीबी जो आपने फंड रेज किया है वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स एलिजिबल हैं अपने एक्सपोजर को हेज करने में, किसमें, इन रूपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। जो परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, यही है सारे प्रोडक्ट। तो AD कैटेगरी बैंक्स जो हैं उनके द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइंस है उसमें दीज इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो एक्सेस द डोमेस्टिक मार्केट through branches, subsidiaries of Indian banks abroad or branches of foreign banks with Indian presence on a back-to-back basis। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। Then hedging provisions में आगे बात आती है foreign currency में, the designated AD category 1 bank shall verify the 70% hedging requirement is compiled with the during। मतलब इसका कहने का ये है कि आपको कहा गया है कि 70% एक्सपोजर आप हेज करिए, तो जो भी आपका AD यानी कि अथराइज डीलर कैटेगरी 1 में जो बैंक्स हैं जो आप पर नजर बनाए रखे हुए, आपके उसी के अकॉर्डिंग आप सारा काम कर रहे हो, तो वो इस चीज को चेक करेगा, इस रिक्वायरमेंट को जरूर देखेगा, ठीक है। देन वो आरबीआई को बताएगा ECB 2 फॉर्म के अंतर्गत, ECB 2 फॉर्म में लिख के। फॉरेन करेंसी अगर इंडियन रुपी में रेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। देन हेजिंग प्रोविजन में आगे समझ लीजिएगा, आप कवरेज पर बताई गई है बात। तो ECB borrower will be required to cover the principal as well as the coupon through financial hedges। कवरेज में क्या आएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कूपन यानी कि इंटरेस्ट रेट, दोनों को हेज करोगे। द फाइनेंशियल हेज फॉर ऑल एक्सपोजर्स ऑन अकाउंट ऑफ ECB शुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ईच सच एक्सपोजर। उस समय से एक्सपार्ट किया जाएगा जब एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। जैसी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, द डे द लाइबिलिटी इज क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ द बोरोवर। बोरोवर की किताबों में जिस दिन से वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, यानी कि पैसा आपको मिल गया, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तब क्या करना है, आपको वहीं से कवर करना है, वही डेट। टेन्योर और रोल ओवर क्या होगा, टेन्योर का मतलब हेज का कितने समय का ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन को रोल ओवर करना यानी कि आगे बढ़ाना। तो मिनिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर होना चाहिए, फाइनेंशियल हेज वुड बी रिक्वायर्ड, और पीरियोडिक रोल ओवर करते रहना है आपको, दैट्स इट। Duly ensuring that the exposure on account of ECB is not unhedged at any point during the currency of the ECB। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर वो अनहेज नहीं होना चाहिए। नेचुरल हेज, नेचुरल हेज इन लिeu ऑफ फाइनेंशियल हेज will be considered only to the extent of offsetting projected cash flows, revenues in matching currency, net of all other projected outflows, ठीक है, फॉर दिस पर्पस। अब नेचुरल हेज का मतलब है आपके पास ऑलरेडी इनफ्लो आ रहा है, तो वो एक नेचुरल हेज है। तो उसके बारे में आगे और बातें बताई गई हैं, समझिएगा। ECB may be considered naturally hedged if the maturity या कैश फ्लो विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो नेचुरल हेज सेम अकाउंटिंग ईयर में होगा जिसमें आपने कैश फ्लो देखा है या मैच्योरिटी देखी है कि आपके पास भी तो पैसा चुकाने के लिए कुछ आ रहा है ना, लोन्स आपके कब मैच्योर हो रहे हैं, ये सब बातें। तो एनी अदर अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर है वेयर रेवेन्यूज आर इंडेक्स टू फॉरेन करेंसी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल हेज। तो याद रखिएगा, किसी भी और अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर के अंतर्गत जहां रेवेन्यू जो है वो इंडेक्स्ड है टू फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा में, तो वहां पर, ठीक है, नेचुरल हेज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग। तो भैया हमने अगर इंडियन रुपी, हमने अगर फॉरेन करेंसी में लिया है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं करेंसी? तो मेंशन्ड है चेंज ऑफ करेंसी भी ECB फ्रॉम वन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी टू एनी अदर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एज वेल एज टू INR इज फ्रीली परमिटेड। हमने मान लीजिएगा US डॉलर में ECB रेज किया था, अब हम US डॉलर से कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो किसी भी फ्रीली करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। और हम इंडियन रुपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर INR में लिया है तो याद रखिएगा फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा
ईसीबी इन इंडियन रुपी और ईसीबी इन फॉरेन करेंसी का एक कंपैरिजन था जो मैंने आपको बता दी क्या ईसीबी की रूलिंग कहती है। अब अगेन जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है, कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट लगा हो तो प्लीज आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और आप वहां हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ऑफर्स इस समय चल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताए देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। आपको जस्ट क्या करना है, pw.live, ये बात याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट, pw.live, ये कुछ दिक्कत दे रहा है इस समय। ठीक है, आपको सिंपली मैं यहीं पे बता देता हूं, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। आपको pw.live पे जाना है, यहां पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट एग्जाम का ऑप्शन। गवर्नमेंट एग्जाम के ऑप्शंस में जाइएगा, आपको मिल जाएगा JAIIB/CAIIB। आप यहां पर जाइएगा, एक बैच इस समय है रीलोडेड फाउंडेशन बैच के नाम से। यहाँ पर आपको फाउंडेशन, एमसीक्यू, केस स्टडीज ये सब मिलते हैं। 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप लोग इसमें इनरोल कराइएगा, बहुत ही कम फीस में इस समय यहाँ पर इसको इनरोल कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके लिए और ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए JIB CIB वाला के साथ में। थैंक यू।